गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 क्लास साइंस विज्ञान में आपका लेसन नंबर 6 चल रहा है। लेसन नंबर कौन चल रहा है? 6, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक क्या होते हैं उसको पढ़ रहे हैं। तो अब तक की वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में जाना था कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। ठीक, अब हम आज पढ़ेंगे विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अभिकारक या मूलकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसके फलस्वरूप द्विविस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं का। उदाहरण देखते हैं अपन कि BaCl2 द्विविस्थापन अभिक्रिया का समीकरण एक उदाहरण है BaCl2 प्लस H2SO2। अब मेन बात है इसमें दो क्या है, अभिकारक। दो क्या है, अभिकारक है। अब इन अभिकारकों में आयन होते हैं या मूलक होते हैं, उनमें क्या होता है, आदान प्रदान होता है। यदि बैलेंसी आपको याद है, ठीक है, इतना तो ध्यान होगा कि धातु का धातु कौन से दो मूलक होंगे, धन मूलक और ऋण मूलक। तो ये धन हो गया, ये ऋण हो गया, इधर धन। अब ये धन किधर जाएगा, ऋण के पास जाएगा, तो क्या बन गया, देखो BaSO2। Ba क्या बन रहा है, SO2। अब ये ऋण किस पर जाएगा, ये ऋण जाएगा धन के पास, ये ऋण जाएगा धन के पास। अपन पे H2Cl2 बनेगा। तो H2Cl2 होता है वो क्या होता है, H होता है। फिर इसको क्या कर लो, संतुलित करके देख लो, H बनता है। H2Cl2 कोई योग नहीं होता है, ये कौन सा योग होता है, H। तो आपको H लिख देना है। अब देखो Ba की साइड का ये के Cl2 बनना है 2, तो यहाँ क्या लगा दो, 2 लगा 2 H2 कितना है 2 H हो गया, 2 Cl2 है। सल्फर है ही, एक ऑक्सीजन 4 है, पूरा मूलक है, जटिल मूलक सल्फेट आयन है। तो इस प्रकार ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कैसे कहते हैं। पहली है आपकी देसी, चौथी अभिक्रिया है आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कैसे कहते हैं। पढ़ लेते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिसको कि एक्सोथर्मिक बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन को शॉर्ट में बोल देते हैं RXN रिएक्शन, RACTI रिएक्शन। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जैसे परिभाषा है इसकी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, परिभाषा ये ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों की या अभिकारकों की मतलब वो कह रहा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों व अभिकारकों की क्रिया के कारण ऊष्मा का, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों या अभिकारकों की क्रिया के कारण ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो क्रियाकारकों के कारण क्या, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, या अभिकारकों के कारण ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। सीधी परिभाषा वही है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की क्रिया के कारण ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे भी क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। थोड़ी सी क्या परिभाषा हमने क्या शुद्ध कर दिया,
तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों अभिकारकों के कारण ऊष्मा का क्या उत्सर्जन होता है उसे अपन कहते हैं। इसमें उत्पाद की कुल ऊर्जा इसमें या दूसरी देखो इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में इसमें उत्पाद की कुल ऊर्जा अभिकारकों की ऊर्जा से अधिक होती है। मतलब वो कह रहा है, मतलब इसमें अभिकारकों की जो कुल ऊर्जा है, प्रोडक्ट जो बना है उसकी कुल ऊर्जा अभिकारकों की ऊर्जा से क्या होगी, अधिक होगी। तो किसकी ऊर्जा अधिक होगी, उत्पाद की ऊर्जा क्या अधिक होती है। तो उत्पाद की जो कुल ऊर्जा है वह अभिकारकों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। सीरीज फैक्ट है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद की कुल ऊर्जा किससे अधिक है, अभिकारकों से अधिक है। उसके कारण क्या ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसको कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई, उत्पाद की कुल ऊर्जा, जो प्रोडक्ट में जो उत्पाद बना है उसकी कुल ऊर्जा क्रियाकारकों या अभिकारकों से क्या होगी, अधिक होगी। अधिक होने की वजह से क्या है, ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो उत्पाद की जब ऊर्जा अधिक होगी तो अभिकारकों से उत्पाद की जब ऊर्जा अधिक होती है तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उसी को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे कि इसके काफी सारे उदाहरण है। जब एग्जाम्पल CaO जब बिना भुजे हुए चूने में, बिना भुजा हुआ चूना जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, बिना भुजा हुआ चूना जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और जब बिना भुजा हुआ चूना है, मतलब भट्टे का अपन जो कली के पोतने के लिए भट्टा लाते हैं दिवाली टाइम पर, वो है बिना भुजा हुआ चूना। अब उस बिना भुजे हुए चूने में अपन ने क्या मिलाया, जल मिलाते हैं। जब बिने हुए भुजे हुए चूने में अपन ने क्या मिलाया, जल मिलाया, ठीक। तो अब उसकी अग्नि क्या हो गई, शांत हो गई। अब उसकी अग्नि क्या हो गई, शांत हो गई। CaOH का होल प्राइस, Ca क्या हुआ है, OH का होल प्राइस प्लस ऊष्मा क्या निकलती है, बाहर निकलती है। CaOH का होल प्राइस प्लस ऊष्मा क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो कैसे, इसका नाम है भुजा हुआ चूना। यह इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम क्या है, हाइड्रोक्साइड। मतलब जब बिना भुजे हुए चूने का सूत्र है CaO, उसमें अपन ने जल मिलाया। बिना भुजे हुए चूने में जब अपन टंकियों में या किसी पात्र में जब घोड़ते हैं तो उसमें जल मिलाने पर उसमें क्या हीट मारता है, वो ऊष्मा क्या बाहर निकलती है और अपन को क्या प्राप्त हो जाता है, CaOH का होल प्राइस अपन को प्राप्त होगा, जिसको भुजा हुआ चूना कहते हैं। जब बिना भुजे हुए चूने अपन ने जल मिलाया तो उसकी हीट क्या निकल गई, बाहर निकल गई, ऊष्मा क्या निकल गई, बाहर निकल गई जल मिलाने पर, और हमें भुजा हुआ चूना क्या प्राप्त होता है। इस प्रकार इसमें क्या ऊष्मा का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ। इस रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्शन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है आपका, इसमें अत्यधिक ऊष्मा क्या बाहर निकलती है। कभी कभी देखोगा तो टंकी भी क्या फूट जाती है, तो हीट होता है। इसमें चूना जो इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, उसमें जो बिना भुजे हुए चूने में इतनी हीट होती है, जल मिलाने पर क्या मटकी और टंकी क्या फट जाती है, तो ऊष्मा हीट के रूप में वो बाहर निकल जाता है। दूसरा उदाहरण है प्राकृतिक गैस का ईंधन। प्राकृतिक जो गैस होती है, प्राकृतिक गैस का जब हम वायु की उपस्थिति में उसको क्या जलाते हैं, जो प्राकृतिक ईंधन होता है उसको अपन वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो प्राकृतिक गैस का दहन करने पर। दूसरा उदाहरण आपका एग्जाम्पल, प्राकृतिक गैस का
प्राकृतिक गैस का दहन करने पर प्राकृतिक गैस का दहन करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। प्राकृतिक गैस का दहन करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो प्राकृतिक दहन भी क्या प्रकार की क्या है, ऊष्माक्षेपी क्या है, अभिक्रिया है। तो अतः यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अतः यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मतलब जब हम प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं तो प्राकृतिक गैस का जब दहन करेंगे तो उसमें ऊष्मा जब बाहर निकलेगी वह भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। जैसे कि प्राकृतिक गैस देखते हैं कि CH4, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, CH4 को बोलते हैं मीथेन। ये भी एक प्रकार गैस है, इसका नाम है मीथेन। इसको प्राकृतिक गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, उसमें 75% मात्रा में जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें मीथेन कहा जाता है। अब मीथेन का अपन वायु की उपस्थिति में क्या करें, दहन करते हैं, वायु की वस्तु को जाते हैं। मतलब किसी वस्तु का दहन कब होगा, O2 की उपस्थिति में होगा, फिक्स है। तो प्राकृतिक गैस का जब हम दहन करवाते हैं, O2 का गैस का दहन करवाए तो फिक्स है, हमें CO2 में क्या होगा, जल हमें प्राप्त होता है और ऊष्मा क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो फिक्स पहले आपको याद रखना, जब प्राकृतिक गैस मीथेन का अपन दहन करवाते हैं तो CO2 में क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, ऊष्मा भी क्या बाहर निकल जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक गैस का दहन कराने पर वह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। क्यों करता है, क्योंकि जब मीथेन का दहन करा है वायु की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में, तो हमें फिक्स उत्पाद है, वो चाहे मीथेन हो चाहे एथेन हो, कोई भी यदि एल्कीन है उसका अपन दहन करवाएंगे तो फिक्स उत्पाद हमें CO2 का जल प्राप्त होगा, ऊष्मा बाहर निकल जाएगी। तो इसको बोलते हैं, यह एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। ई के रूप में क्या ऊष्मा बाहर, एनर्जी के रूप में बाहर निकलती है। अब है सजीवों में, तीसरा उदाहरण है आपका तीसरा है सजीवों के शरीर में होने वाली श्वसन अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, वो कह रहा है सजीवों के शरीरों में, सजीवों के शरीर में वो कह रहा है सजीवों के शरीर में होने वाली श्वसन अभिक्रिया में, सजीवों के शरीर में होने वाली श्वसन अभिक्रिया सजीवों के शरीर में होने वाली ऐसा जो सिस्टम होता है, श्वसन जो अभिक्रिया होती है, हम जो श्वास लेते हैं, तो सजीवों के शरीर में होने वाली श्वसन अभिक्रिया में O2 की उपस्थिति में, श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब सजीव होने वाली जो श्वसन अभिक्रिया है वह O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है। ग्लूकोज का क्या करती है, ऑक्सीकरण करती है, वह ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है। तो सजीवों जो भी श्वसन क्रिया होती है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो फैक्ट है ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो बात ये निकल के आई इसमें सजीवों के शरीर में जो होने वाली जो अभिक्रिया, श्वसन अभिक्रिया, सजीवों के शरीर में क्या होगी, श्वसन क्रिया होगी, वह O2 की उपस्थिति में होगी। सजीव श्वसन करते हैं O2 की उपस्थिति में करते हैं। लेकिन जब ग्लूकोज का हमारे शरीर के अंदर बॉडी में ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन होता है वो वायु की उपस्थिति में होगा। पदार्थ का क्या है, ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति होगा, तो जिससे क्या ऊष्मा बाहर निकलती है। तो उसको हम कह सकते हैं श्वसन एक अभिक्रिया, श्वसन जो अभिक्रिया है वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन कैसे अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। उसको सिद्ध करना है कैसे होती है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, वो कैसे है। जैसे कि देखो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ग्लूकोज का उसमें अपघटन होता है, ऑक्सीकरण होता है, अपघटन हो जाता है ग्लूकोज पर। अब ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है, C6H12O6
इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है वायु की उपस्थिति में, क्या हो रहा है, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज का वायु की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का वायु की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज होता है लिक्विड अवस्था में, एक पर जलीय विलयन होता है। अब इसमें 6CO2 प्लस 6 क्या बनेगा, H2O प्लस जो ऊष्मा है, ऊर्जा के ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा क्या बाहर निकलती है। ठीक, तो श्वसन एक प्रकार की क्या है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। जब हम ग्लूकोज का वायु की उपस्थिति में उसका अपघटन कर रहे हैं तो 6CO2 ग्लूकोज का जब आप ऑक्सीकरण करेंगे तो CO2 गैस बाहर निकलती है, पसीने के रूप में या एनर्जी के रूप में, क्या श्वसन के रूप में क्या बाहर ऊष्मा बाहर निकलती है। तो देखो उसको सॉल्व करके देखते हैं। कारण कितना है, 6 कारण। ठीक, अब है ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन कितनी है, 6 दूनी 12 है, 6 दूनी 12 और 6 18। अब देखो ऑक्सीजन कितनी है, 6 दूनी 12, 12 और 6 18 और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है, 12 का हाइड्रोजन। इस प्रकार ये समीकरण क्या संबंध है, तो हम कह सकते हैं सजीवों के शरीर में होने वाली श्वसन जो अभिक्रिया है एक प्रकार की क्या है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो सजीवों के शरीर में होने वाली जो अभिक्रिया है वायु की उपस्थिति में होती है वह ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, जिसके दौरान क्या है, ऊर्जा या ऊष्मा क्या बाहर निकलती है। अब तीसरा उदाहरण है आपका साग सब्जियों या सड़े गले जो पत्ते होते हैं उनका अपघटन भी क्या ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। साग सब्जी सड़े गले पदार्थों के अपघटन से होने वाली भी एक क्या है, साग सब्जी। इस उदाहरण है साग सब्जियां या सड़े गले पदार्थों का पदार्थों के अपघटन से जो ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो साग सब्जी वनस्पतियों द्रव जो हुए उससे भी क्या होता है, साग सब्जी वनस्पति द्रव जो भी पदार्थ होते हैं, खड़े हुए पत्ते हुए, तो उनसे भी क्या होता है, जब उनका क्या अपघटन होता है, इनका अपघटन होगा, अपघटन से के दौरान क्या ऊष्मा जब बाहर निकलेगी तो ये भी क्या है, ऊष्मा प्रदर्शित करेंगे, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तो सड़े गले पदार्थों का जब अपघटन होता है तो ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब है इसमें कि ऊष्मा उत्सर्जन के मुख्य उदाहरण क्या क्या हैं, जैसे कि N2 + 3H2 ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण याद रखें। N2 + 3H2 = 2NH3 + 3 किलो जूल ऊष्मा निकलती है, बाहर निकलती है। मतलब अमोनिया का जब संश्लेषण करते हैं तो इसमें किलो जूल क्या ऊष्मा क्या बाहर निकलती है, किलो जूल ऊष्मा बाहर निकलती है। किलो जूल ऊष्मा क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो आपको समीकरण क्या करना है, याद करना है। N2 + 3H2 = 2NH3 प्लस जो ऊष्मा बाहर निकलेगी वो 53.3 किलो जूल ऊष्मा बाहर निकलती है। 53.3 क्या ऊष्मा बाहर निकलेगी। अब ऐसे S + O2 = क्या हुआ है, 2SO2 प्लस ऊष्मा का यदि मान ज्ञात नहीं तो इस प्रकार हम ले सकते हैं। तो ये सभी क्या ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के क्या है, रिएक्शन अभिक्रियाओं के उदाहरण है। ठीक, तो देख लो ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के क्या हुए, उदाहरण हुए। 2SO2 + SO3 सल्फर डाइऑक्साइड 2 दूनी 4 2 दूनी 4 तो 6 2 3 6 सल्फर 2 है 2 सल्फर। ठीक, तो ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के क्या है, उदाहरण है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में एक तीसरा उदाहरण है आपका, वो पढ़ेंगे। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होता है जिस रूल हम पहले पढ़ चुके हैं। 2SO2 + O2 = 2SO3 ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब ऊष्मा जो क्षेपीय है उसमें मुख्य बात याद रखनी है, ऊष्मा को उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा त्याग रहा है, त्यागने पर धनात्मक साथ साथ प्लस करके लिखना है। जब सूची में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब है
जब कोई अम्ल व क्षार, जब कोई अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करता है, जब कोई अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करता है तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। तो जो भी उदासीकरण जो अभिक्रिया होती है वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या प्रदर्शित करती है। तो उदासीकरण अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है, जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो जैसे कोई अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। अब जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जैसे कोई अम्ल HCl लिया और क्षार के लिया NaOH, अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया के दौरान लवण तो बनेगा NaCl। अब NaCl के दौरान जो ऊष्मा बाहर निकली उसको अपन क्या सो भी कर सकते हैं। तो जो समस्त उदासीकरण अभिक्रिया, समस्त उदासीकरण जो अभिक्रिया, समस्त उदासीकरण जो अभिक्रिया है वह उदासीकरण जो अभिक्रिया है वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। मतलब जो भी उदासीकरण अभिक्रिया होगी तो वह उदासीकरण जो अभिक्रिया होगी वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। उदासीकरण अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि अम्ल व क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। उसके साथ साथ इन रिएक्शनों के दौरान जो ऊष्मा बाहर निकलती है वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे, इसलिए उसको उदासीकरण अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। जब अम्ल व क्षार आपस में परस्पर जब क्रिया करते हैं तो एक दूसरे को नष्ट करते हैं और लवण प्लस जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वो कह रहा है कि जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करें तो लवण प्लस जल का निर्माण हो रहा है। तो अम्ल व क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। अब जब एक दूसरे के प्रभाव को जो नष्ट किया तो कुछ न कुछ क्या ऊष्मा क्या बाहर निकलेगी और सूर्य को वो क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। उदासीन को लवण के रूप में जल के रूप में अपन को प्राप्त होता है। ठीक, ऊष्मा बाहर निकली तो समझ जो उदासीकरण जो अभिक्रिया होती है वह क्या होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। इस अभिक्रिया के दौरान उदासीकरण अभिक्रिया के दौरान जो ऊष्मा बाहर निकलेगी उसे उदासीकरण ऊष्मा भी कहते हैं। तो उदासीकरण अभिक्रिया के दौरान जो ऊष्मा बाहर निकलती है उसे उदासीकरण ऊष्मा भी कहते हैं। तो हमने आज की वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े, एक आध दो उदाहरण हमने देव विस्थापन अभिक्रियाओं के पढ़े। उसके बाद में हमने पढ़ाया आपका अभिक्रियाओं के प्रकार ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसको जाना, पहचाना, समझा और रिएक्शन को उदाहरण को आपको याद रखना है। उसके बाद में उदासीकरण जो अभिक्रिया होती है वो भी अभिक्रिया का प्रकार है। तो उदासीकरण अभिक्रिया भी क्या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। तो हम केशव विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर जो भी वीडियो भेजें उसको ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा वीडियो को देखें, पढ़ें। जो भी संबंधित वीडियो में प्रॉब्लम्स है, आपको समझ नहीं आ रहा है, उसको फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। पार्ट्स की समाप्ति पर उसकी PDF पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी जाएगी, उसको आपको नोट करना है। ठीक, थैंक यू।